हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है किरोशन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। और हम सब लेके आए हैं आप सबके लिए पे सीरीज, जिसके अंदर आपको मिलेगी आरआरबी, सीसीआरयूएम या फिर एसयूआईएमएस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन। तो जी हाँ, आज हम शुरू करें अपनी क्लास नंबर 160, जिसके अंदर हम अलग अलग एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और या फिर शुरू करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए हम लेके आए आरआरबी नर्सिंग कोर्स, जिसके अंदर आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस। जी हाँ, डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, एमसीक्यू बेसिस प्रिपरेशन मिलेगी, और ये सब चीजें आपको मिलेगी ओनली इन ओनली 4999 के अंदर। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी 12 महीने की। तो जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए फटाफट से प्रिपरेशन शुरू कीजिए। और आरआरबी ये कोर्स है, इसमें आपकी हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम इट, जो बच्चे चाहते हैं कि सर हम ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और हमें बस रिवीजन की जरूरत है, या जिसके लिए हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उनके लिए हम लेके आए टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको मिलेगी 25 मॉडल पेपर, ठीक है, साथ साथ 10 आरआरबी के ओल्ड मॉडल पेपर आपको मिलेगा। और इनकी जो पैटर्न रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर, इसका प्राइस रहेगी ओनली 599। तो फटाफट से बच्चों लग जाइए तैयारी में, टाइम बहुत ही कम बचा है। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो सबसे पहला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। इन पार्टोग्राफ, ओके, पार्टोग्राफ की बात करें, नंबर ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्शन इज चार्टेड इन एवरी, ओके, पार्टोग्राफ के अंदर, ओके, इन पार्टोग्राफ है नंबर ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्शन इज चार्टेड इन एवरी। तो यहां पे अगर हम बात करें तो पार्टोग्राफ के अंदर जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो हर कितनी देर के अंदर उसको क्या करना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए। तो कितने टाइम में कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए एवरी 30 मिनट्स। कितने, एवरी 30 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, हर 30 मिनट के अंदर जितने कॉन्ट्रैक्शन हो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और उसको क्या करना चाहिए कि उन्हें को चार्ट में नोट डाउन करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सन है, ओके, एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, ए पर्सन हु हार्बर्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ ए डिजीज एंड एक्सर्ट्स देम विदाउट सेल्फ सफरिंग फ्रॉम सिम्टम्स इट्स कॉल्ड। तो यहां पे अगर हम बात करें, एक व्यक्ति है जिसके अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीटाणु है, ओके, और वो जो कीटाणु है वो फैल रहे हैं, बट वो जो कीटाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस खुद पर्सन को किसी भी तरह की बीमारी से क्या कर रहे हैं, सफर नहीं कर रहे हैं, वो उस व्यक्ति को किसी तरह की डिजीज नहीं हो रही, बट वो दूसरे लोगों को क्या कर रहा है, बीमार कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो आपके सामने ऑप्शन ए होस्ट, ऑप्शन बी कैरियर, ऑप्शन सी रिजर्वायर, ऑप्शन डी एजेंट। बहुत ही आसान सवाल है। ए पर्सन हु हैव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हिज बॉडी, बट वो किसी तरह की कोई सिम्टम्स शो नहीं करता, बट वो डिजीज को क्या कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जी हाँ, बहुत ही सही। बहुत सारे बच्चों को इसका जवाब अच्छे से पता होगा। क्या कहते हैं उसको, हम कैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्लियर है। कैरियर वो पर्सन होता है जिसके खुद के अंदर किसी से कोई साइन एंड सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, बट वो बीमारी दूसरे लोगों के अंदर फैला सकता है। ओके, तो ये होते हैं कैरियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें, हेपेटाइटिस आप सबको पता होगा, तो हेपेटाइटिस की बात करें तो यहाँ पे कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस वायरस है जो कौन सा है, डीएनए वायरस है। कौन सा, डीएनए वायरस है। यहाँ पे अगर बात करें, आप सबको पता होगा हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, इनमें से कौन सा ऐसा वायरस है जो क्या है, डीएनए है। कौन सा है, डीएनए। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी। ओके, तो यहाँ पे आप सबको पता होगा हेपेटाइटिस की बात, तो हेपेटाइटिस अलग अलग टाइप्स के आते हैं, आप सबने पढ़ा भी होगा। ओके, सो इसका रूट ऑफ स्प्रेड है वो भी अलग अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो हेपेटाइटिस की बात करें, तो हेपेटाइटिस में यहाँ पे कौन सा ऐसा वायरस जो क्या है, डीएनए है। तो उसका राइट आंसर क्या है, हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी, ये वो वायरस है जो ओनली एंड ओनली वायरस है जो डीएनए है। बाकी सारे क्या है, ये सारे ए, सी, डी, ई और ई,
ये सब कौन से है? ये सब है आरएनए। कौन से? आरएनए। ओके, ओनली बी है जो क्या है? डीएनए। ओके, only hepatitis B is the only virus which is DNA virus in hepatitis viruses. क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है न्यूट्रिशन का, कि हम क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी आर यील्डेड बाय कार्बोहाइड्रेट अपॉन मेटाबॉलिज्म। जब हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर हम अलग अलग आइटम्स लेते हैं, इंटेक करते हैं, जैसे फूड है, ठीक है, फूड के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ठीक है, तो कॉमनली हम इसको इंटेक करते हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ओके, कार्बोहाइड्रेट के अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितनी किलो कैलोरीज होती है? ओके, तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी इज 2। ओके, तो यहाँ पे 1 ग्राम के अंदर अगर हम बात करें तो कितनी होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर होती है 4 किलो कैलोरी। कितनी होती है 1 ग्राम के अंदर? 4 किलो कैलोरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन में कितने होते हैं? प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरी। और फैट के अंदर होती है 9 किलो कैलोरी। ओके, और अगर अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल में कितने होती है? अल्कोहल में होती है 7 किलो कैलोरी। क्लियर? तो ऑप्शन अगर बात करें तो ऑप्शन सी 4 किलो कैलोरी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर फैट से रिलेटेड पूछा जाता है तो आपको 9 लिखना होगा, अगर प्रोटीन से रिलेटेड पूछा जाएगा तो आपको 4 लिखना होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक जो महिला है जो क्या है? प्रेग्नेंट है, और उसको क्या है? गेस्टेशनल डायबिटीज। आपको अच्छे से पता होना चाहिए इस टर्म के बारे में, गेस्टेशनल डायबिटीज। ओके, कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाता है, जो महिला है, जो प्रेग्नेंट मदर है, उसका जो शुगर लेवल है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। वो पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी के दौरान उसको हम क्या कहते हैं? गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो यहाँ पे देयर इज ए रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटल। तो उस टाइम पे बच्चे के अंदर किस चीज की संभावना है? क्या चीज होने की संभावना है? तो ऑप्शन ए स्मॉल गेस्टेशनल बेबी, ऑप्शन बी इंट्रायूटेरिन डेथ, ऑप्शन सी इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन एंड ऑप्शन डी मैक्रोसोमिया। जब मदर के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज होता है और उस टाइम पे वो अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखती है या फिर प्रॉपर्ली मेडिकेशंस नहीं लेती है, तो उस टाइम पे क्या कंडीशन बच्चे के अंदर होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन है स्मॉल गेस्टेशनल बेबी, कि बच्चे की अगर बात करें तो बच्चे की गेस्टेशनल या बच्चे का वेट क्या होगा? कम होगा, तो वो यहाँ पे यूजुअली चांसेस नहीं होते। इंट्रायूटेरिन डेथ है, ये भी हो सकती है अगर प्रॉपरली अगर जो गेस्टेशनल डायबिटीज है उसका मैनेज नहीं किया जाता। ओके, इफ गेस्टेशनल डायबिटीज इज नॉट मैनेज्ड, ठीक है, बच्चे की डेथ हो सकती है अगर उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया तो। ओके, उसके बाद में इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये भी कुछ केसेस में हो सकता है कि उसकी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो, बट जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम होती है वो डेवलपमेंट डिलेड जो बच्चे के अंदर होती है वो होती है मैक्रोसोमिया। ओके, मैक्रोसोमिया। अब ये मैक्रोसोमिया क्या होता है? मैक्रोसोमिया का मतलब होता है बर्थ के टाइम पे, ओके, बर्थ के टाइम पे जो बच्चे का जो वजन होता है, ओके, वो कितना होता है? वजन होता है उसका मोर देन 4 kg, 4 किलो से ज्यादा उसका बच्चे का वजन देखने को मिलता है। ओके, वेट मोर देन 4 kg, कितना? 4 किलो से ज्यादा उसका वजन होता है। ओके, वेट इज मोर देन 4 kg। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज के अंदर इसलिए महिला को या मदर को कहा जाता है कि उसको अपनी डाइट प्रॉपर्ली ध्यान प्रॉपर्ली लेनी है, टैबलेट्स मेडिसिन प्रॉपर लेनी, अदरवाइज क्या होगा? गैस्ट्रेशनल डायबिटीज के अंदर बच्चे का जो कंडीशन है उसको क्या कहते हैं? मैक्रोसोमिया कहते हैं, जिसके अंदर बच्चे का वजन मोर देन 4 kg होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। क्लियर है? तो ये होता है
मैक्रोसोमिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, ए रेशनल बिहाइंड इन नॉट बॉइलिंग एनिमल वेयर फॉर लॉन्गर पीरियड। जो अगर हम बात करें जो बर्तन होते हैं या फिर अगर हम बात करें जो स्टेंसिल्स होते हैं, ओके, या फिर अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनको जिसके अंदर एनेमल की कोटिंग होती है, जो एनेमल की कोटिंग होती है, ओके, तो इनको ज्यादा लंबे समय तक या बार बार बॉईल क्यों नहीं किया जाता? ठीक है, इनको ज्यादा लंबे समय तक या बार बार इसको बॉईल क्यों नहीं किया जाता? तो इसका ऑप्शन ए है, इट गेट्स चिप्ड ऑफ, ठीक है, यानी टूट जाएगा। दूसरा, इट बिकम्स सो हॉट टू टच, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा फिर उसको टच नहीं कर पाएंगे। उसका कलर फेड हो जाएगा, या उसका जो आकार है वो बदल जाता है। तो मैं आपको बताऊं, जो एनिमल वेस्ट जो या एनिमल वेयर होते हैं, जैसे हम बात करें बहुत सारे किचन के अंदर बहुत सारे ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या फिर अगर बात करें अलग अलग जो बर्तन होते हैं, तो उनके ऊपर एनिमल की कोटिंग होती है, तो उसको बार बार बॉइल करेंगे, या क्लिनिकल में भी बहुत सारे ऐसे एनिमल वेयर्स होते हैं, तो उनके ऊपर कोटिंग होता है कि उनको बॉइल करेंगे तो क्या होगा? बॉइल करने के कारण उनकी कंडीशन की बात करें तो इट गेट्स चिप्ड ऑफ, यानी उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए उसको क्या करना चाहिए? बॉइल नहीं करना चाहिए, वरना क्या हो जाएंगे? टुकड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए उसको बॉइल करना नहीं चाहिए। ओके, तो इसलिए ज्यादा लंबे समय इसको बॉइल करने से वो टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, तो इसलिए इसको बॉइल नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What expression should be observed on face while examining mental health of an uncooperative patient? एक आपके सामने पेशेंट है जो क्या है? अनकोऑपरेटिव है। ओके, अनकोऑपरेटिव है, आप कोई भी काम उसको कह रहे थे वो काम नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके से आपको हेल्प नहीं कर रहा है या कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो पेशेंट बहुत ज्यादा अनकोऑपरेटिव है। आप उसका क्या कर रहे हैं? एमएसई, क्या कर रहे हैं? एमएसई, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे उस पेशेंट को आपको किस चीज का लेके सबसे ज्यादा ध्यान रखना है? ठीक है, यहाँ पे किस चीज के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है अगर हम बात करें? ठीक है, ऑब्जर्व ऑन फेस, तो यहाँ पे चेहरे में सबसे पहला ड्राउजी। ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व करो, तो चेहरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो चेहरे पे आपको क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है कि वो पर्सन ड्राउजी फील कर रहा है, स्माइल, प्लेसिड या क्राई। ओके, अब यहाँ पे आपने देखा होगा जो पेशेंट अनकोऑपरेटिव है, बट वो आप उसका फेस ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पेशेंट अलग अलग स्टेजेस होती है, क्राई होता है, ठीक है, स्माइल कर रहा होता है, प्लेसिड होता है, या फिर अगर हम बात करें ड्राउजी फील कर रहा है। तो यहाँ पे ड्राउजी का मतलब क्या होता है? ड्राउजी का मतलब होता है कि पर्सन थोड़ा सा सुस्त है। ठीक है, तो या फिर स्माइल कर रहा है, प्लेसिड है, या क्राई कर रहा है। तो क्राई क्राई अगर बात करें तो कोई पर्सन अपनी इमोशनल अपनी फीलिंग्स बता रहा है। बट इस केस के अंदर जब आप किसी के चेहरे को ऑब्जर्व करते हैं, उसका मेंटल हेल्थ स्टेटस आप चेक कर रहे हैं, बट वो पेशेंट क्या है? अनकोऑपरेटिव है, तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है प्लेसिड के बारे में। ओके, प्लेसिड। अभी प्लेसिड क्या होता है? प्लेसिड का मतलब होता है, एक तरीके से हम बात करें, एक्सप्रेशन लेस। ओके, या फिर अगर हम बात करें एकदम काम। ओके, मतलब वो व्यक्ति चेहरे देखने से अपना लगता है एकदम बिल्कुल काम है, बिल्कुल शांत है, कोई उसके ऊपर एक्सप्रेशन नहीं है। तो उस टाइम पे हमने स्पेशली उसके ऑब्जर्व, उसके जो चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, या फिर जो भी चीजें वहां पे हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, तो उसको हमें स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, जो अनकोऑपरेटिव पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर ये ऑप्शन हमें देखना होता है, ये एक्सप्रेशन हमें देखना होता है। ओके, तो काम या फिर इनको हम एक्सप्रेशन लेस भी कहते हैं, तो इस कंडीशन क्या कहेंगे? प्लेसिड कहेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स द रिलेशनशिप इज पर्सनल, डायरेक्ट एंड इंटीमेट? ओके, सोशियोलॉजी का सवाल है। ओके, सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे सोसाइटी के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग सामाजिक समूह होते हैं। तो उसके अंदर क्या होते हैं? अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के व्यक्ति होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, फैमिलीज होती है, ग्रुप्स होते हैं। तो उन ग्रुप्स के बीच में
जो रिलेशनशिप होते हैं, जो संबंध होते हैं, अगर वो पर्सनल हो, डायरेक्ट हो और इंटीमेट यानी गहरे हो, तो इसको हम किसके अंदर गिनेंगे, या उन संबंधों को या उस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए फॉर्मल, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी एंड ऑप्शन डी टर्सरी। ओके, तो आप सबने सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि सोशल ग्रुप्स, ओके, या रिलेशनशिप बिटवीन सोशल ग्रुप्स, जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जब दो लोगों के बीच में या दो समूहों के बीच कॉन्टेक्ट्स बहुत ही ज्यादा गहरे होते हैं, एक दूसरे को फेस टू फेस जानते हैं, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होती है, ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्राइमरी। क्या कहेंगे उसको हम? प्राइमरी कॉन्टेक्ट उसको कहते हैं। ओके, प्राइमरी कॉन्टेक्ट या फिर प्राइमरी रिलेशनशिप कहते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली तरीके से, मतलब वो डायरेक्टली आप तो किसी फ्रेंड को नहीं जानते, बट इनडायरेक्टली दोस्त का दोस्त हो सकता है, या आपकी जो ऑफिस है वहां पे आपका कलीग हो सकता है, बट जो संबंध है वो ज्यादा गहरे नहीं होते, सिर्फ सुपरफिशियल होते हैं। बट प्राइमरी के अंदर जो संबंध, जो रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा क्या होती है? गहरी होती है, पर्सनल होती है, डायरेक्ट होती है और इंटीमेट होती है। क्लियर? और फॉर्मल की बात जो ऑफिस में यूजुअली होता है, फॉर्मल जिसको हम कह सकते हैं। सेकेंडरी मतलब जिसको आप डायरेक्टली नहीं जाते, इनडायरेक्टली तरीके से। ओके, और टर्सरी नाम का ऐसे रिलेशनशिप यूजुअली नहीं होती। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर विल बी द प्राइमरी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ डेफिनेटिव मैनेजमेंट फॉर प्लेसेंटा प्रीविया? ओके, यहां पे अगर हम बात करें प्लेसेंटा प्रीविया, ओके, प्लेसेंटा प्रीविया की अगर बात करें, प्लेसेंटा प्रीविया क्या मतलब क्या होता है? यूट्रस से प्लेसेंटा क्या हो जाती है? अलग हो रही होती है। तो यहाँ पे इसका अगर हम बात करें तो डेफिनेटिव या फिर इंडिकेशन क्या है? तो ब्लीडिंग अकर्स एट और आफ्टर 37 ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी प्री मैच्योर रप्चर ऑफ ब्रेम्ब्रेन, ऑप्शन सी इंट्रायूटेरिन फीटल एस्पाइक्सिया एंड ऑप्शन डी कंटिन्यू प्रेगनेंसी फॉर फीटल मैच्योरिटी। ओके, सो क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूं, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ डेफिनेटिव मैनेजमेंट फॉर प्लेसेंटा प्रीविया? ओके, तो यहां पे अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या होता है कि यूट्रस से जो प्लेसेंटा है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो वो सिचुएशन कब होती है? यूजुअली हम बात करें तो नॉर्मली जैसे ही डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे ये सिचुएशन अकर हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ब्लीडिंग अकर्स एट और आफ्टर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जब ब्लीडिंग होने लग जाती है, 37 वीक्स की कंडीशन हो, तो उस टाइम पे क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर जैसे ये प्री मैच्योर मतलब टाइम से पहले रप्चर हो जाती है, ठीक है, या पे कंटिन्यू प्रेगनेंसी फॉर फीटल मैच्योरिटी, काफी और टाइम डिले किया जाता है डिलीवरी के दौरान, तो उसको कंटिन्यू प्रेगनेंसी फॉर फीटल मैच्योरिटी उसको कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द feto maternal exchange of gases and nutrients occurs in, फीटल्स और मदर दोनों के बीच में जो गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, इनका जो एक्सचेंज होता है वो कहां पे होता है? तो ऑप्शन ए प्लेसेंटा, ऑप्शन बी अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन सी यूट्रस एंड ऑप्शन डी इज यॉक सेक। तो आप, ये बहुत ही आसान सवाल है कि जो गैसेस होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका आदान प्रदान, जो गैसेस है या फिर न्यूट्रिएंट्स है, इनका एक्सचेंज कहाँ होता है? इनका एक्सचेंज की अगर हम बात करें, जो यूट्रस है, ओके, ये क्या है? यूट्रस है। फॉर एग्जांपल ये क्या है? यूट्रस है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये क्या है? ये यूट्रस है। तो यूट्रस के अंदर जो यूट्रस से अटैच क्या होता है? यूट्रस से अटैच होता है प्लेसेंटा। ओके, यूट्रस से अटैच क्या होती है? जो प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से क्या होती है? अम्बिलिकल कॉर्ड, जो बेबी से अटैच्ड होती है। तो ये जो पोर्शन होता है, ये वो एरिया होता है जहां पे गैसेस का और न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्लेसेंटा। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? प्लेसेंटा वो जगह होती है जहां पे गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में पूछा जाए
तो अम्बिलिकल कॉर्ड वो है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इसके अंदर क्या होती है? 2 आर्टरीज और एक वेन होती है। ओके, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, द पेशेंट, एक पेशेंट है विथ फॉलोइंग डिजीजेस कंडीशंस, द ड्रग एटमोडिडेट इज आइडियली यूज फॉर जनरल एनेस्थीसिया। ओके, यहां पे अगर हम बात करें, एक ड्रग है जिसका नाम क्या है? एटोमिडेट। ओके, क्या नाम है? एटोमिडेट उस टैबलेट का, उस ड्रग का नाम है। अब ये जो ड्रग है, ओके, ये जो ड्रग है किस कंडीशन के पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया के लिए दी जाती है? जनरल एनेस्थीसिया में अगर हम बात करें तो किस तरीके की प्रॉब्लम है? जैसे जीआई रिलेटेड प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम्स या ऑर्थो प्रॉब्लम्स। इसमें से अगर बात करें, आप किसी के एनेस्थीसिया के लिए यहाँ पे इटोमिडेट ड्रग है वो यूज की जाती है, तो किस पेशेंट के लिए यूज की जाती है? गैस्ट्रो के लिए, कार्डियो, न्यूरो या फिर ऑर्थो? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इटोमिडेट एक टैबलेट होती है या फिर एक ड्रग होती है जो यूजुअली जो कार्डियो रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं, ओके, कार्डियो रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं उनको दी जाती है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है, जो हार्ट के ऊपर क्या होता है? कम होता है। इसका इफेक्ट क्या होता है? हार्ट के ऊपर कम होता है। तो इसलिए ये कार्डियोवैस्कुलर जिनके प्रॉब्लम्स होती है तो उनको ये टैबलेट दी जाती है, ताकि इसका इफेक्ट, एनेस्थीसिया का इफेक्ट है उस पर्सन के ऊपर, उसके हार्ट के ऊपर कम से कम हो या नहीं के बराबर हो। तो ऑप्शन बी, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which reproductive option allows for genetic testing of embryos before plantation? ठीक है, इम्प्लांटेशन करते हैं तो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन करने से पहले कौन सा जेनेटिक टेस्टिंग होनी जरूरी है? ओके, तो ऑप्शन ए, आईवीएफ विथ पीजीटी, ऑप्शन बी, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग, ऑप्शन सी, कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग, एंड ऑप्शन डी, एमनियोसेंटेसिस। ओके, एमनियोसेंटेसिस, यहाँ पे अगर हम बात करें चारों ऑप्शन है, तो यहाँ पे जेनेटिक टेस्टिंग कौन सी करनी चाहिए जब कि किसी एम्ब्रियो को इम्प्लांट करते हैं, तो उससे पहले की बात करें तो यहाँ पे सबसे राइट आंसर क्या रहेगा? सबसे पहला आईवीएफ, ऑप्शन बी नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग, ऑप्शन सी कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग, या ऑप्शन डी एमनियोसेंटेसिस। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सबसे अगर करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जब आईवीएफ आपने बहुत बार देखा होगा, न्यूज़पेपर में अलग अलग आता है, आईवीएफ कराइए, आईवीएफ करवा सकते हैं, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। ओके, अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करने से पहले भी क्या होता है, उसकी क्या की जाती है? प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। क्या होती है? पीजीटी, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। ओके, ताकि जो एम्ब्रियोज होते हैं उनमें कोई एबनॉर्मल एम्ब्रियो है तो उसको क्या किया जा सके? हटाया जा सके, और जो एकदम बिल्कुल सही है उसी को क्या किया जा सके? आइडेंटिफाई करके उसको यूटिलाइज किया जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये होता है ऑप्शन ए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विथ पीजीटी। ओके, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है किसी भी तरीके आईवीएफ करने से पहले। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ सीपीआर? सीपीआर सबको पता होगा, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, याद है ना? जब भी किसी को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको सीपीआर दी जाती है। CPR, cardiopulmonary resuscitation. तो हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ CPR टू बी गिवन फॉलोड बाय वन शॉक? एक शॉक आने के बाद में किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को एक शॉक आ जाता है तो उसके बाद में कितनी साइकिल्स CPR की दी जानी चाहिए? इफ द विक्टिम हैज ए शॉकेबल रिदम ड्यूरिंग ए
एडवांस लाइफ सपोर्ट इन कार्डियक अरेस्ट। ओके, कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे उसको एएलएस के रिदम को वापस से लाने के लिए, ठीक है, तो कितनी उसको साइकिल सीपीआर देनी होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो 30:2 आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 30 बार क्या देना है, कंप्रेशन, और 2 बार क्या करनी है, ब्रीदिंग देनी है। ओके, 30:2 ये हमेशा एक साइकिल रहता है। अब 1 मिनट के अंदर, ओके, 1 मिनट के अंदर ये कितनी है, ये एक साइकिल है। और 1 मिनट के अंदर लगभग अगर हम बात करें 100 to 120, 100 से लेके 120 बार क्या किया जाता है, कंप्रेशन किया जाता है, 100 to 120। और अगर बात करें तो लगभग 2 मिनट के अंदर, ठीक है, 2 मिनट के अंदर कितनी साइकिल दी जाती है, इन 2 मिनट्स कितनी साइकिल दी जाती है, 5 साइकिल्स। ओके, इन 2 मिनट्स कितनी साइकिल, 5 साइकिल्स दी जाती है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और 5 साइकिल देने के बाद फिर उसके रीअसेसमेंट आपको करना है। ओके, आफ्टर 5 साइकिल्स रीअसेसमेंट आपको करना है, ठीक है। वरना ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर आप बीच में चेक कर, नहीं, आपको 5 साइकिल्स देने के बाद आपको क्या करना है, रीअसेसमेंट करना है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है। तो ये है एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट के बारे में, ये है कंप्रेशन की बात करें, एक साइकिल के अंदर 30:2, ये रेशियो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, 30:2 विल बी द करेक्ट आंसर, सॉरी, ऑप्शन ए 5 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन व्हेन द मेम्ब्रेन्स आर रप्चर्ड बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर, वो कौन सी कंडीशन होती है जब जो मेम्ब्रेन होती है, ओके, जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है लेबर के ऑनसेट होने से पहले। तो ऑप्शन ए स्पॉन्टेनियस रप्चर, ऑप्शन बी अर्ली रप्चर, ऑप्शन सी लेट रप्चर, एंड ऑप्शन डी इज प्रीमेच्योर रप्चर। ओके, तो वो कौन सी कंडीशन होती है जब जो मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो मेम्ब्रेन रप्चर होने लग जाती है। तो यहाँ पे रप्चर उस कंडीशन क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस, अर्ली, लेट, या फिर प्रीमेच्योर। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस कब होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस जब अपने आप ही जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, प्लेसेंटा यूट्रस की, वो अपने आप क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रप्चर। बट टाइम से पहले हो जाती है। यहाँ पे क्या सवाल पूछा जा रहा है, रप्चर्ड बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर, मतलब लेबर से पहले। ओके, लेबर से पहले अगर जो रप्चर मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्री मैच्योर रप्चर। ओके, तो स्पॉन्टेनियस एट द टाइम ऑफ लेबर, अगर लेबर के टाइम पे अगर जो रप्चर हो रहा है वो उसको हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस। बट वो टाइम से पहले हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्री मैच्योर। ओके, क्या कहेंगे, प्री मैच्योर रप्चर, जब लेबर होने से पहले अगर जो मेम्ब्रेन वो रप्चर हो रही तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्पेशलाइज्ड लेवल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय, कम्युनिटी का सवाल है, अच्छा सवाल है कि ऐसे कौन सा लेवल है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का जहां पे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती है। ओके, तो ऑप्शन ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन बी सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन सी सब सेंटर, ऑप्शन डी इज टर्सरी हेल्थ सेंटर। तो स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज आपको रिक्वायरमेंट है, तो स्पेशलाइज्ड या फिर जिसको हम कह सकते हैं टर्सरी, ओके, टर्सरी हेल्थ केयर कह सकते हैं। तो जैसे मैंने भी जवाब भी दे दिया, तो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विस अपने कहाँ मिलेगी, पीएससी पे नहीं मिलेगी, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर पे नहीं मिलेगी, सब सेंटर पे नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी टर्सरी हेल्थ सेंटर। कहाँ पे मिलेगी, टर्सरी हेल्थ सेंटर। यहाँ पे अगर बात की जो स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज होती है, जो स्पेशली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के या फिर मेडिकल कॉलेज के अंदर मिलती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज के अंदर हमें ये स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज देखने को मिलती है। क्लियर, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक पेशेंट है जिसको क्या हो रखा है, पेलिस का फ्रैक्चर हो चुका है। क्या हो रखा है, पेलिस बोन का फ्रैक्चर हो चुका है।
तो यहाँ पे फ्रैक्चर ऑफ द पेल्विस शुड बी मॉनिटर फॉर, तो उसको किस चीज के लिए मॉनिटर करना चाहिए, ओके, किस चीज के लिए वो उसको मॉनिटरिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला है पिटेची ऑन द एब्डोमेन, सडन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ए पाल्पेबल लंप इन द बटॉक्स, चेंज इन यूरिन आउटपुट। पेल्विक बोन के अंदर जैसे फ्रैक्चर हो जाता है तो यहाँ पे हमें किस बात को ध्यान रखना चाहिए, किस चीज को मॉनिटर करना चाहिए। तो यहाँ पे एब्डोमेन का अगर बात करें तो इसको असेस करने से कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है तो यूजुअली फ्रैक्चर के कारण क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, तो जो ब्लड प्रेशर हो क्या जाता है, यूजुअली डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। उसके बाद में भी बटॉक्स में पाल्पेबल लंप देखना, इसका कोई ज्यादा मेजरली नहीं है। ऑप्शन डी, जो यूरिन का जो आउटपुट होता है ना, उसमें हमें देख कलर उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलता है। अगर जैसे फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर है तो हो सकता है कि वहां पे ब्लीडिंग हुई हो, तो यूरिन आउटपुट के अंदर हमें ब्लड देखने को मिल सकता है। जो यूरिन आउटपुट है तो वहां पे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, चेंजेस इन यूरिन आउटपुट। क्या रहेगा, चेंजेस इन यूरिन आउटपुट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, which of the following is a symptom of shock? Okay. Which of the following is a symptom of shock? Okay, which of the following is a symptom of shock? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जब भी कोई मरीज उसको शॉक आ जाता है, तो शॉक आता है तो उस टाइम पे उस पेशेंट की कंडीशन कैसी होती है, ठीक है, या फिर वहां पे उसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला, उसकी स्किन है वार्म और ड्राई हो जाएगी, स्किन थोड़ी सी गर्म और ड्राई स्किन हो जाएगी। ऑप्शन बी का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन सी, उसकी ब्रीथिंग है वो तेज हो जाएगी और पल्स बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। और ऑप्शन डी, उसका जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी कोई शॉक का पेशेंट आता है, ठीक है, जिसको क्या लगा शॉक हो रखा, शॉक कंडीशन का पेशेंट आता है, तो उसके अंदर सबसे कॉमन चीज हमें देखने को मिलती है या सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो होता है कि उसकी जो ब्रीथिंग होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ही फास्ट हो जाती है, और उसकी जो पल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसकी जो ब्रीथिंग है वो क्या हो जाएगी, बहुत तेज, फटाफट से वो सांस लेने लगेगा, और उसकी जो पल्स है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है। साथ साथ उसका जो ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज नहीं होगा, उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। और जो स्किन होती है वो वार्म नहीं होती, ड्राई नहीं होती, स्किन होती है क्या सी होती है, स्किन हो जाती है वहां पे एकदम कोल्ड हो जाती है और क्लैम्पी टाइप की हो जाती है, चिपचिपी टाइप की हो जाती है और कोल्ड होती है। ठीक है, तो वो वार्म नहीं होके, और जो एनर्जी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो राइट सिम्टम क्या होगा, रैपिड ब्रीदिंग एंड वीक पल्स इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, which congenital anomaly is characterized by incomplete closure of the abdominal wall with protrusion of intestine covered with protective membrane? बहुत ही अच्छा सवाल है। यूजुअली बच्चों के लिए कंजामिनाइटल एनोमली होती है, जिसके अंदर जो पेट की अगर बात, जो अम्बिलिकल रिंग होती है वहां से इंटेस्टाइन होती है, वो कहाँ आ जाती है, वो बाहर प्रोट्रूजन हो जाता है। ओके, बाहर किस तरह प्रोट्रूजन हो जाता है, बट वो प्रोट्रूजन में जो मेम्ब्रेन क्या है वो कवर्ड है। ओके, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से वो इंटेस्टाइन कवर रहती है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए ओम्फेलोक्सिल, ऑप्शन बी गैस्ट्रोचेसिस, ऑप्शन सी डायफ्रैगमेटिक हर्निया एंड ऑप्शन डी अम्बिलिकल हर्निया। ठीक है, तो यहाँ पे कंजेनिटल एनोमली के अंदर कैरेक्टराइज्ड बाय इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमिनल वॉल होती है, जो पेट होता है उसके वो कंप्लीट उसको क्लोजर नहीं होता, तो इंटेस्टाइन होती क्या आ जाती है, अम्बिलिकल रिंग की बात है वहां से बाहर आ जाती है, और वहां पे प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, इस सिचुएशन को हम कहते हैं ओम्फेलोसिल। क्या कहते हैं, ओम्फेलोसिल। क्लियर, ओम्फेलोसिल जब प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन क्या होती है, पेट से बाहर होती है, बट उसके ऊपर लेयर से वो कवर्ड होती है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से,
बट वहीं अगर वो इंटेस्टाइन बाहर की तरफ है और उसके ऊपर कोई लेयर नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रोस्टेसिस। गैस्ट्रोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, इफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, अगर वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती और इंटेस्टाइन बॉडी से बाहर है, पेट से बाहर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रोस्टेसिस कहेंगे, नॉट प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, ओम्फेलोसेल, और मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम गैस्ट्रोस्टेसिस कहेंगे। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल, the role of the complement system in opsonization affects which response of the inflammatory process। इन्फ्लामेशन आप सबने पढ़ा होगा, इन्फ्लामेशन प्रोसेस के अंदर, ओके, इन्फ्लामेशन की प्रक्रिया के अंदर, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है जिसके अगर हम बात, द रोल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन ऑप्सोनाइजेशन, ओके, ऑप्सोनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा रेस्पॉन्स है वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के अंदर आता है। ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ एक्सुडेट, ऑप्शन बी हीलिंग, ऑप्शन सी वस्कुलर, एंड ऑप्शन डी इज सेलुलर। ओके, तो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस आपको पता होगा, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के अंदर अलग अलग फेजेस होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ एक्सुडेट, हीलिंग, वस्कुलर एंड सेलुलर। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स ऑप्सोनाइजेशन अफेक्ट्स होता है उसके अंदर सबसे सही आंसर क्या रहेगा, सेलुलर। ओके, सेलुलर इज द करेक्ट आंसर, जिसके अंदर आपको क्या होगा, जिसके अंदर जो बॉडी है ये एक तरीके का बॉडी का रेस्पॉन्स होता है, जिसके अंदर जो ब्लड सेल्स है उसका क्या होता है, वापस से प्रोसेस शुरू हो जाता है। ओके, वस्कुलर, हीलिंग और फॉर्मेशन एक्सुडेट ये इसके अलग पार्ट है। वस्कुलर का मतलब क्या होता है, वस्कुलर का मतलब जो वेसल्स होते हैं वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। हीलिंग नेक्स्ट प्रोसेस, अगला पार्ट होता है, बाद का पार्ट होता है। बट उस टाइम पे इन्फ्लामेशन, जैसे ही कोई भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस का, तो उस टाइम पे सबसे पहले रेस्पॉन्स कहाँ होता है, सेलुलर के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस whereby the genital organs revert back approximately to the state they were before pregnancy after delivery is called। डिलीवरी होने के बाद में जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं, जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं डिलीवरी होने के बाद वापस से कहाँ पे, अपने सेम स्टेज पे आ जाते हैं, वापस से सेम स्टेज पे आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे। तो वापस क्वेश्चन में रिपीट करो, द प्रोसेस वेयर बाय द जेनेटल ऑर्गन्स revert back approximately to the state they were before pregnancy after delivery is called। तो ऑप्शन ए प्यूटरीरियम, ऑप्शन बी रीजनरेशन, ऑप्शन डी रेट्रोवर्जन एंड ऑप्शन डी इज इन्वॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिलीवरी के दौरान आपने देखा डिलीवरी के टाइम पे जो मदर है उसकी हेल्थ, उसके ऑर्गन्स बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं, और डिलीवरी के बाद जैसे हम बात करें सर्विक्स डायलेट हो जाता है और बहुत सारी चीजें होती है। तो एक स्टेज के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद वो वापस से अपनी सेम जगह पे आ जाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहेंगे इन्वॉल्यूशन। ओके, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इन्वॉल्यूशन। ओके, इन्वॉल्यूशन इज द करेक्ट टर्म, जिसके अंदर जो भी जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं डिलीवरी के दौरान जो भी उसके अंदर चेंजेस आते हैं वापस से अपनी सेम पोजीशन पे, नियर टू या अप्रोक्सीमेटली अपनी सेम पोजीशन पे आ जाते हैं। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, which stimulus if given to an individual will decrease the probability that a previous behavior will repeat again। कोई भी व्यक्ति, अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आपको आसान तरीके से समझाऊं कि कोई व्यक्ति है वो किसी तरह की कोई गलती करता है या कोई मिस्टेक करता है, तो हम क्या करेंगे उसके साथ ताकि वो व्यक्ति फिर से गलती नहीं करे। ये आसानी से आसान सवाल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको लैंग्वेज के साथ विच स्टिमुलस, कौन सा ऐसा स्टिमुलस है जो देने पे जो इंडिविजुअल जो व्यक्ति है वो अपना जो पुराना बिहेवियर है उसको रिपीट करने से पहले क्या करे, सोचेगा, या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन है न्यूट्रल स्टिमुलस, पनिशमेंट, एक्सटिंक्शन एंड रीइंफोर्समेंट। ओके, तो यहाँ पे जैसा बहुत ही कॉमनली हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो गलती करता है
तो वो गलती कर वापस से रिपीट नहीं हो, तो इसके लिए उसको क्या किया जाता है, उसके लिए उसको की जाती है पनिशमेंट। ओके, पनिशमेंट की अगर बात की, एक तरीके का वो स्टिमुलस है जिसके द्वारा कोई भी इंडिविजुअल होता है तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है कि वो सेम बिहेवियर वापस रिपीट करे। ओके, जैसे हम बात करें कोई हेलमेट बिना हेलमेट गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो चालान कटेगा तो वापस से सोचता है, ठीक है, या फिर बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं तो उनको पनिशमेंट से वो इस चीज को क्या करते हैं, वापस वो सेम बिहेवियर रिपीट करने से घबराते हैं या प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाए। ये सेम परसेंट पेशेंट के साथ में भी होता है, उस कंडीशन हम क्या कहेंगे, पनिशमेंट कहेंगे। ओके, या फिर अगर बात करें न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब जिसका कोई भी रोल नहीं होता, या फिर रीइंफोर्समेंट की अगर बात करें, रीइंफोर्समेंट मतलब किसी चीज के ऊपर बार बार दबाव देना। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, विच इंडिकेटर बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द पर्सन सेंटरनेस ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी। ओके, कि यहाँ पे अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो पेशेंट या फिर अगर बात करें पर्सन सेंटरनेस की फोकस पूरा पर्सन के ऊपर होता है, पेशेंट के ऊपर होता है, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है, तो ऑप्शन है नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, कि उस पेशेंट को या उस पर्सन को कितने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स केयर दे रहे हैं। अगला, पेशेंट इन्वॉल्वमेंट, डिसीजन मेकिंग में पेशेंट को इन्वॉल्व करना। ऑप्शन सी, टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी का अवेलेबल होना, या फिर फैसिलिटी ऑपरेटिंग आवर्स, कितने घंटे उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो पेशेंट सेंटर्ड है, अगर जैसे हम बात करें कोई भी टीचिंग इंस्टीट्यूट है वो कितनी स्टूडेंट सेंटर्ड है, तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा कि उसमें किसी भी तरह की डिसीजन मेकिंग के अंदर स्टूडेंट्स को कितना इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो वैसे ही कोई भी हेल्थ केयर सेंटर है या फिर कोई भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है वो पेशेंट सेंटर्ड है, मतलब पेशेंट को ध्यान में रखते कार्य करते हैं, तो उसमें सबसे अच्छा पॉइंट क्या होगा कि वो अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर पेशेंट्स को अपने साथ क्या करे, इन्वॉल्व करे हैं। तो ऑप्शन बी, पेशेंट इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, पेशेंट इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ये सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है जो रिफ्लेक्ट करता है पर्सन सेंटरनेस ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the lower portion of labia minora fuses across the midline to form a fold of skin। जो लेबिया माइनोरा होती है वो लेबिया माइनोरा की अगर बात करें तो नीचे जाके जो फ्यूज होती है, जो नीचे जाके फ्यूज होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्किन को, इसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए फ्रेन्यूलम, ऑप्शन बी फोर्चेट, ऑप्शन सी स्मॉल लिप्स एंड ऑप्शन डी इज परफ्यूज। तो ये इस पोर्शन को अगर क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फोर्चेट। क्या कहेंगे, फोर्चेट। जहां पे ये जो मिड लाइन है, ठीक है, जो स्किन है ये यहाँ पे आके क्या हो रही है, स्किन एक जगह पे जाके क्या हो रही है, फ्यूज हो रही है। ओके, आके फ्यूज हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फोर्चेट इसको हम कहते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which causative filaria agent displays a nocturnal periodicity। ओके, यहां पे अगर बात करें कौन सा ऐसा फाइलेरिया का एजेंट है जो नॉक्चुरनल पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। नॉक्चुरनल मतलब क्या होता है कि नॉक्चुरनल का मतलब क्या होता है कि नाइट के टाइम पे एक्टिविटी एट नाइट। ओके, यहां पे अगर हम बात करें एक फाइलेरिया का एजेंट और जो वर्म होता है, ओके, तो जो अगर हम बात करें जो कौन सा ऐसा वर्म होता है जो स्पेशली नाइट के टाइम पे बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, विच कॉजेटिव फाइलेरिया एजेंट डिस्प्लेस इन नॉक्चुरनल पीरियोडिसिटी। ऑप्शन ए वर्गिया मलाई, ऑप्शन बी लोआ लोआ, ऑप्शन सी टी पर्सन्स एंड ऑप्शन डी वर्गिया टिमोरी। विच कॉजेटिव फाइलेरिया एजेंट डिस्प्लेस इन नॉक्चुरनल पीरियोडिसिटी। तो यहां पे अगर हम बात करें एक डिजीज का आपने नाम सुना होगा, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस। लिम्फेटिक फाइलेरियसिस। तो यहां पे इस केसेस की अगर बात करें तो इस केसेस इस पेशेंट के अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग नाइट के टाइम पे जो ब्लड होता है उस टाइम टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, तो उस टाइम पे जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है, मेन स्ट्रीम के अंदर आ जाता है, अदरवाइज तो वो लार्ज ऑर्गन्स के अंदर चला जाता है। बट ड्यूरिंग नाइट
जब रात को 10 PM to 4 AM, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे, उस टाइम पे वो क्या होता है, मेन स्ट्रीम में आता है। ठीक है, बाकी पूरे दिन तो वो छिपा हुआ रहता है, जब सूरज आता है तब वो छुप जाता है, बट रात के टाइम पे वो बाहर आता है। तो इसलिए कभी ब्लड कलेक्शन करना तो रात के टाइम पे किया जाता है। ओके, तो वो कौन सा है, वो है बर्गिया मलाई। ओके, बर्गिया मलाई इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर किसी किसी केसेस के अंदर जो लेटेस्ट अभी बाद के जो नए जो गाइडलाइंस आई है उसमें बर्गिया टिमोरी भी किसी किसी जगह इंक्लूड किया हुआ है। ओके, तो पुरानी के हिसाब से बर्गिया मलाई विल बी द करेक्ट, दोनों ऑप्शन है तो बर्गिया मलाई विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के अंदर HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कौन सी सेल्स को इन्फेक्ट करता है अपने इम्यूनो सिस्टम के? बहुत ही आसान सवाल है HIV एड्स का। मोनोसाइट्स, टी हेल्पर सेल्स, डेंड्रोसाइट्स, मास्ट सेल्स, कौन सी टाइप की सेल्स होती है? जी हाँ, आप सबको पता होगा, CD4 टी हेल्पर सेल्स। ओके, CD4 टी हेल्पर सेल्स होती है। ओके, तो जो HIV का वायरस होता है वो क्या करता है, टी हेल्पर सेल्स को क्या करता है, संक्रमित करता है, जिस कारण से जो टी हेल्पर सेल्स है इनका काउंट अगर 200 से कम हो जाता है, ओके, लेस देन 200, ओके, तो हमें पता चल जाता है HIV के बारे में कंफर्मेशन। ओके, लेस देन 200, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन टू द न्यूबॉर्न। एक जो न्यूबॉर्न बेबी है, ओके, जो न्यूबॉर्न बेबी है तो वहां पे उस न्यूबॉर्न बेबी को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कौन सी साइट पे लगाया जाता है, कहां पे वैक्सीनेशन किया जाएगा? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, राइट अपर आर्म, लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ मिड थाई, लेफ्ट अपर आर्म, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ मिड थाई। तो जो हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी का बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन किया जाता है तो कौन सी साइड के ऊपर किया जाता है? तो यहाँ पे राइट अपर आर्म के ऊपर, यहाँ पे नहीं, राइट अपर आर्म पे नहीं किया जाता, लेफ्ट अपर आर्म पे भी नहीं किया जाता, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई या एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। तो द राइट आंसर इज एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। कभी आप बच्चे को आप टीकाकरण ले जाते हो तो वहां पे आप देखना ANM कहाँ पे लगाती है, एंट्रोलेटरल जो थाई होता है उसका मिड थाई पे लगाई जाती है। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी सारे आंसर क्या है, गलत है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे तो जो बच्चे RRB नर्सिंग स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सबको मैं फिर से एक बार बता दूं कि उन बच्चों के लिए हम लेके आए हैं RRB नर्सिंग स्टूडेंट क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके साथ साथ MCQ बेस्ड, पूरा एग्जाम बेस्ड फोकस्ड पैटर्न रहेगा और बहुत सारे आपको इसके अंदर गाइडेंस मिलेगी। ओके, और ये सब चीजें आपको मिलेगी ऑनलाइन ओनली 4999 के अंदर, इसकी वैलिडिटी रहेगी 12 महीने की। इसके साथ साथ जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि सर हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज के लिए ऐसे बच्चों के हम लेके आए टेस्ट सीरीज, जहां पे आपको मिलेंगे 25 मॉडल पेपर। जी हाँ, 25 मॉडल पेपर मिलेंगे। इसके साथ साथ 10 RRB के ओल्ड एग्जाम पेपर मिलेंगे और ये जो पैटर्न रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसकी प्राइस रहेगी ओनली 599। ओके, तो फटाफट से बच्चों तैयारी में लग जाइए, टाइम बहुत कम बचा है तो प्रिपरेशन में ज्यादा देरी ना कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसी तरीके की और क्लासेस के लिए और अपनी इंफॉर्मेशन को और बेहतर करने के लिए, तैयारी को और बेहतर करने के लिए जुड़े रहिए किरोशन नर्सिंग क्लासेस के साथ। तो थैंक यू सो मच।